वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण कंप्यूटर विथ लाजवाब और अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं और ये जो लेक्चर आपके लिए होंगे वो कंप्लीट कंप्यूटर को लेकर होने वाले हैं, जो कि खासकर बनाए गए हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर है वो पूछा जाता है। तो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, डिफेंस एग्ज़ाम और अदर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी के रिस्पेक्टिव में ये बनाया गया है और एक अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लासेज वो पर्सनली स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। और ये कंप्यूटर आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से एक बेस्ट ये बोल सकते हो कि कंटेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ये हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रोवर एंड लर्न विथ सुशील, और वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस जिसमें आपके पास होती है, एक तो ड्राइवर के लिए और एक होती है कांस्टेबल के लिए, एक होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और एक होती है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर के लिए, जो कि दिल्ली पुलिस में होती है। और ये 2025 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आपको पता होगा, आ चुका होगा। इस पर भी हमने वीडियो डिटेल्ड बना दिया था, वो आप देख सकते हो। और साथ में ही आपको पता होगा कि अभी ये इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आ चुका है कि आपकी एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं और उनकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार से 22 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, जिनमें पहले ड्राइवर के लिए 16 से 17 दिसंबर रखी गई है। उसके बाद में ये कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है 18 दिसंबर से। तो हमारा टारगेट है कि इसमें कंप्यूटर 10 नंबर का आपका कांस्टेबल में आता है, तो ये 10 में से 10 आपको लेकर आने हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हमने इस कंटेंट को क्रिएट किया है, बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल कंप्यूटर के लिए उपलब्ध करवाया है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से ये बोल सकते हो कि हमने बिल्कुल लिखा है और बहुत ही शानदार लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको आसानी से समझना है, बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर देखना आप कि आपका जो कंप्यूटर है, देखिए पहले ये होता है कि कंप्यूटर में हमें बेसिक पढ़ना होता है। तो कंप्यूटर के बेसिक के लिए आपको क्या करना है, बेसिक के लिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, इसी कारण हम क्या करेंगे, इन जो आपका ये स्टडी मटेरियल है इसको बहुत ही शानदार तरीके से और क्विकली करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है वो बहुत नज़दीक है, जिसके कारण आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से इनको समझना है और अपने माइंड में बिठा लेना है, ताकि आपका जो टारगेट है कि आपके कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर आएँ वो कंप्लीट हो जाए और कंप्यूटर में एक भी नंबर आपके कट ना पाए। ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस मटेरियल को तैयार किया गया है। तो आप अपने माइंड को एकदम शांत करके और बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कहाँ से क्रिएट हुआ है ये वर्ड, उसके बारे में पहले हम, यानी सीधी सी भाषा में समझो तो हम समझेंगे पहले कि कंप्यूटर होता क्या है, यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे डिटेल से। उसके बाद में वन बाय वन जो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो हम डिस्कस करेंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है, इसका अर्थ क्या होता है, पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो यह शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट
कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है, यानी ये जो आपका कंप्यूटर शब्द बना है ये किससे बना है, तो आप बोलोगे कि कंप्यूट से बना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आपको पूछ सकता है कि कंप्यूटर शब्द है उसकी ये बोल सकता है कि ओरिजिन उसका किस लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है, ये आपका जो कंटेंट है ये बाइलिंगुअल होगा, यानी आप आसानी से इसको समझ सकते हो। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में लिया गया है, और नॉर्मली ऐसे वर्ड हैं कि उनको आप आसानी से समझ सकते हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, तो लेटिन भाषा के यानी ग्रीक से ये लिया गया है कंप्यूट। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है और वो वर्ड क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसका अर्थ क्या है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि इसको संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको संगणक कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन इसकी बताओगे कि आपको डेफिनेशन, हाँ ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको क्या पता, जैसे जो ये बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन निम्न में से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की गणनाओं के लिए प्रयोग होती है। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, जटिलतम एवं सूक्ष्मतम गणनाओं की मशीन है। तो बहुत ही शानदार लैंग्वेज में यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक्चुअल में एक स्वचालित ऑटोमेटिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, जो क्या करती है, गणनाएं करती है। पता होगा ये चीज़ें आपको। ठीक है, और वो कैसी गणनाएं करती हैं, जटिलतम और सूक्ष्मतम, यानी जो एकदम माइक्रो जो कैलकुलेशन होती है वो भी वो मशीन करती है, वो आपके कंप्यूटर है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है उसके बाद में कि जो इन्यूमरेटर है, यानी गणक जिसे बोलते हैं, गणना करने वाला व्यक्ति या अंतर को कहा जाता है। तो ये आपको पूछ सकता है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है कि अब जो कंप्यूटर है इसके इन्वेंशन के लिए किसको जाना जाता है, तो आविष्कारक और जनक, या बोल सकते हैं कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किसको बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और ये कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चार्ल्स बेबेज थे वो कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इंग्लैंड के थे। ये बातें आपको याद रखनी है, बिल्कुल ऑथेंटिक और एक मतलब सटीक कंटेंट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आपको ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो आपको छोड़नी है, बिल्कुल शानदार तरीके से इनको पढ़ना है। ये क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, दार्शनिक थे, प्रोफेसर थे और आविष्कारक तो होने ही हैं। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कभी कभी कि इनका बर्थ है यानी जन्म कब हुआ था, तो बताया जाता है कि इनका जन्म 1791 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1871 में हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर इनकी वाइफ जॉर्जिना वाइटमोर। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, वाइफ थी, पत्नी थी, जिनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि मदर ऑफ कंप्यूटर है जो एक्चुअल में वो बोला किसको जाता है, वो बोला जाता है एडा लवलेस को। ठीक है, किसको बोला जाता है, एडा लवलेस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम किया, यानी इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थी कंप्यूटर पे। तो ये फर्स्ट लेडी थी, इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज द्वारा क्या बनाई गई थी, फर्स्ट मशीन बनाई गई थी जिसे क्या बोला गया, डिफरेंस इंजन बोला गया। और ये बनाया कब गया था, तो ये बनाया गया था 1822 में। और ये जो डिफरेंस इंजन है, जो यहाँ पर आपको डायग्राम, ये आपका इसका चित्र है, देख सकते हो आप आसानी से इसको, दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना एवं स्वचालित था। ये जो डिफरेंस इंजन था वो क्या था कि वो दशमलव के बाद में कितनी गणना कर सकता है,
20 अंकों तक की गणना कर सकता है और ये स्वचालित था। तो नॉर्मली आपको पूछा जाए कि डिफरेंस इंजन क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी मतलब इसको किसने बनाया, किसने खोज की, तो चार्ल्स वेबेज ने की और ये फर्स्ट मशीन थी। कब बनाया? 1822 में बनाया। ठीक है। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वो कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है। तो ये आपका क्या है? डिफरेंस इंजन है। कुछ इस प्रकार के वो इंजन हुआ करते थे। ठीक है। और ये आपके यहाँ पर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। तो बिल्कुल फोटो के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद में देखते हैं कि डिफरेंस इंजन से प्रभावशाली एक इंजन बनाया गया। ठीक है। जो फर्स्ट मशीन बनाई गई थी डिफरेंस इंजन, उससे प्रभावशाली भी फिर, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें सुधरने लग जाती हैं, तो उनमें जो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। तो उसी प्रकार से फिर जैसे जैसे कमियां महसूस हुई तो उनको सुधारने का प्रयास किया गया। तो क्या किया गया कि जो डिफरेंस इंजन है उसे प्रभावशाली इंजन बनाया गया। और वो क्या था? एनालिटिकल इंजन। जो कब बनाया गया था? 1833 या 37, ये दोनों डेट मानी जाती है। इनमें ये रहता है कि मतलब डेट कौन से कन्फर्म है, वो कहीं पर आपको 33 मिलेगी, कहीं पर 37 मिलेगी, कहीं पर इनके बीच में मिल सकती है। तो आपको याद रखना है कि दोनों डेट आपको याद रखनी है। इसमें क्या किया गया कि उसमें तो दशमलव के बाद में और कितने अंकों थे? था 20 अंकों तक। और इसमें दशमलव के बाद 50 अंकों तक की गणना का मतलब एक तरीके से ये मशीन बनाई गई कि दशमलव के बाद में ये 50 अंकों तक की गणना कर सकता है। ये जो एक तरह से इंजन बनाया गया था ये, तो ये आपका था वो एनालिटिकल इंजन। ठीक है। तो उससे थोड़ा और मॉडिफाई इसको किया गया, इसमें और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई गई, इसको थोड़ा छोटा किया गया और ये बनाया गया एनालिटिकल इंजन। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो एनालिटिकल इंजन है उस पर प्रोग्रामिंग करने वाली फर्स्ट कौन थी? वो थी एडा लवलेस। अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिन्होंने किस पर प्रोग्रामिंग की थी? एनालिटिकल इंजन पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फैक्ट के रूप में आप याद रखोगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? कंप्यूटर जो लिटरेसी डे है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है। जो कल होने वाला है 2 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद में भारत द्वारा इसको 2001 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? भारत द्वारा 2001 में इसको मनाना शुरू किया गया। ये पहले क्या किया गया था? जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर मनाया जा रहा था। फिर NIIT द्वारा क्या किया गया? इसकी 20वीं वर्षगांठ पर ये जो साक्षरता कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो भारत में मनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्या आता है कि जो कंप्यूटर का बेसिक वर्क क्या होता है, यानी कंप्यूटर करता क्या है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया आपको कि बेसिक वर्क किसका? कंप्यूटर का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि बेसिक वर्क क्या था कि ये डाटा को किस में परिवर्तित कर रहा था? सूचना में परिवर्तित कर रहा था। ठीक है। और क्या काम था इसका? प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा था। ठीक है। अतः इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। तो EDP ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखनी है। कभी इसका जो मतलब पूछ लिया जाएगा कि EDP का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है। EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। इसके बाद में आता है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डाटा है उसको सूचना में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से है ये। तो क्या कर रहा है? टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी डाटा को सूचना में परिवर्तित कर रहा है। अब ये यहाँ पर आपको एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो आप बोलोगे कि कंप्यूटर है वो किसका काम कर रहा है? कंप्यूटर काम कर रहा है डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का। आप उसमें डाटा इनपुट के रूप में दे रहे हो और इंफॉर्मेशन वो आपको आउटपुट के रूप में प्रदान कर रहा है, जो आपको दिखाई दे रही है कि ये आपने इनपुट डाला उसमें। ठीक है। उसके बाद में आपको आउटपुट मिला।
तो ये आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आपने इनपुट डाला इसमें, ठीक है, फिर वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद में वो स्टोर भी होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, फिर आउटपुट आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बनाई गई एक प्रोसेसिंग, ठीक है, कि इनपुट, उसके बाद में क्या होगा, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा और वो स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसमें कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, घटक उसके, कि घटक किस प्रकार से कितने होते हैं घटक, ये आपको नॉर्मली याद रखना है बस, कि इसके घटक हैं वो कितने बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं। कौन कौन से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, इनके बारे में हमें आगे डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के जो घटक होते हैं वो किन को बोला जाता है। तो ये आपकी लैंग्वेज पर थोड़ा आपको फोकस करना है कि जो कंप्यूटर के घटक या कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। नॉर्मली आपको याद रखना है वैसे ही। उसके बाद में आपके पास आता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं। अभी हम कंप्यूटर के बारे में उसकी ये बोल सकते हो उसकी हिस्ट्री के बारे में वो अभी हमने कवर कर लिया है। अब हम उसकी विशेषताओं के बारे में कि कंप्यूटर है वो एक्चुअल में उसके गुण क्या हैं, ठीक है, क्या मतलब उसकी विशेषताएं हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं निम्न में से कौन सी है या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जो स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो उन पर बेस यहाँ पर आपके पास मटेरियल है कि जो विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं किस प्रकार से हैं। स्पीड, पहले स्पीड, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो उसके बारे में बताया गया है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है तो आप उसकी स्पीड किस में मापोगे, तो वो आएगी हर्ट्ज में, ठीक है, एच जेड से इसको डिनोट करते हैं। वर्तमान समय में नैनो सेकंड में मापी जा रही है, क्योंकि आपको बताया ना कि कंप्यूटर है वो माइक्रो मतलब जो कैलकुलेशन है वो करता है, तो इसको नैनो सेकंड में गणनाएं करना संभव है वर्तमान समय में। और ये नॉर्मली स्पीड है वो आपको याद रखनी है कि उसकी कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कितनी होती है, वो हर्ट्ज के अंदर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर वर्तमान समय में 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। ये वर्तमान समय की कंडीशन बता रहे हैं कि 1 सेकंड में ये कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, तो वो है 10 लाख से भी अधिक, ठीक है। ये एक तरह से आंकड़ा आपको याद रखना है यहाँ पर। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। अब MIPS क्या है, तो ये बोला जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या बोला जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और आपको बोला जाए कि कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है MIPS के अंदर, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और साथ में पूछा जाए कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो वो हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है कि जो आपका ये स्पीड हो गया पहला, उसके बाद में आ गया कि और क्या विशेषता है इनकी। तो विशेषताएं आती हैं कि एक्यूरेसी, यानी त्रुटि रहित कार्य करता है। ये क्या करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, ये इसकी विशेषता है। एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है, लेकिन मानवीय गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। ये अपनी एक्यूरेसी बनाए रखता है, लेकिन मानवीय गलतियां यानी हम जैसे इनपुट हमने गलत दिया तो उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट मिल जाएगा, या फिर जैसे वायरस वगैरह आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी एक तरह से मानवीय त्रुटि है, ठीक है। तो कभी कभी वायरस के कारण भी त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन ये त्रुटि रहित कार्य करता है। उसके बाद में आता है ऑटोमेटिक, यानी ये स्वचालित होता है। मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है, यानी जो मानव है यानी मनुष्य है वो एक तरह से इसमें नगण्य हस्तक्षेप करता है, यानी उसका
इसमें बिल्कुल उसको क्या करना होता है, इनपुट के रूप में कार्य करना होता है, यानी इनपुट देना होता है, ठीक है। और वो भी बिल्कुल एकदम ये बोल सकते हो कि जो कंप्यूटर काम करता है उसके रिस्पेक्ट में ये नेगलेक्ट है, ठीक है, नगण्य है। तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। उसके बाद में आता है कि परमानेंट स्टोरेज, यानी इसमें स्थायी भंडारण होता है। क्या होता है, इसमें स्थायी भंडारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी आपने कंप्यूटर में चीज़ें स्टोर की तो वो उसमें रहेगी, ठीक है। उसके बाद में फास्ट रिट्राइवल, यानी भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। जैसे आपने उसमें सूचनाएं इकट्ठी की है, एकत्र की है, तो वो आपको सूचनाएं तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, रैम के कारण ये कार्य आसान हो जाता है। कंप्यूटर में रैम और रोम होती है, तो उसमें रैम के कारण ये कार्य आसान हो जाता है, ठीक है। रैम और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब के बारे में आगे जानेंगे। उसके बाद में आता है कि इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी विशाल भंडारण क्षमता होती है, ठीक है। वो कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि उस कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, तो वो विशालतम कैपेसिटी क्रिएट की गई है। क्विक डिसीजन, यानी इसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत ही क्विक है, ठीक है। उसके बाद में रिपीटेशन, यानी आप चीज़ें इसको बार बार करने के लिए कहो तो ये कर सकता है बहुत टाइम, ठीक है। उसके बाद में पेपरलेस वर्क, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि जैसे आपने डाटा स्टोर किया तो वो बिल्कुल पेपरलेस रहेगा, यानी यहाँ पर पेपर का खर्च है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिटी, विविधता, यानी इसमें विविधता क्या है। आधुनिक कंप्यूटर में आधुनिक कंप्यूटर में विभिन्न तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। इसमें क्या है, एक साथ करने की क्षमता है, उसको ही विविधता कहते हैं। कि इसमें जो कार्य करने की क्षमता है वो किस प्रकार की है, विभिन्न तरह के कार्य करने की क्षमता इसमें है, ठीक है। फिर है एजिलिटी, यानी स्फूर्ति, मानव दोषों से रहित है। जैसे मानव क्या करता है कि जैसे कभी बीमार हो गया या फिर वो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहा है, तो मानव दोष, जो भी मानव दोष है उनसे रहित है, इनमें कोई त्रुटि है। जैसे मानव है वो क्या करता है, एक्चुअल में बहाने बनाता है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं बनाता है, यानी मानव दोषों से ये रहित है। सिक्रेसी, ठीक है, यानी गोपनीयता, पासवर्ड से गोपनीयता बनी रहती है। जैसे हम कंप्यूटर या फ़ोन है उसके अंदर पासवर्ड लगाते हैं तो उससे गोपनीयता इसमें बनी रहती है, ठीक है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ठीक है, यानी गलती की संभावना नगण्य होती है, इसलिए इसको रिलायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इसमें नो फीलिंग्स होती है। जिस प्रकार से मानव वो भावनाओं के अंदर रहता है, तो इसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। नो आईक्यू, इसका खुद का कोई आईक्यू नहीं होता, वो सिर्फ डिपेंड होता है जो स्टोरेज होती है उस पर, ठीक है। यानी जो जो भी हम डाटा देते हैं तो वो प्रोसेस होते हैं तो वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, तो इसके पास कोई आईक्यू नहीं होता। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी इसमें क्या होती है, याद करने की क्षमता होती है। आप कहोगे कि ये इनपुट आपको सर्च करना है, ठीक है, तो आपने इनपुट दिया, ठीक है, और सर्च किया कि ये चीज़ें कहाँ पर मिलेगी, तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी कि ये चीज़ यहाँ है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, यानी बहुमुखी प्रतिमा, यानी एक समय में बहुत ही काम कर सकता है ये, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि वर्सेलिटी, यानी बहुमुखी इसकी प्रतिभा होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है डिलीजेंस, यानी परिश्रम। ये मानव की तरह है, एक तरह से बहुत मानव से ज़्यादा परिश्रम करता है। मानव थक जाता है लेकिन ये थकता नहीं है, बहुत परिश्रम करता है, इसलिए इसकी डिलीजेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आपको याद रहे, तो एक डायग्राम के जरिए इनको दर्शा दिया है ताकि आप इनको आसानी से याद रख सको, ठीक है। तो ये यदि आपके पास रहेगा, आपने रफली इसको डिनोट किया बिल्कुल शांत माइंड से कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। आपके पास क्वेश्चन आया तो आपको जल्दी से आपके मतलब सब चीज़ें ये माइंड में आ जानी चाहिए कि स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, परमानेंट स्टोरेज, फास्ट रिटाइव, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, क्विक एक्सेस और डिलीजेंस, रिपीटेड
और आपका पेपरलेस वर्क, डाइवर्सिटी, रिलायबिलिटी, नो आईक्यू, पावर, स्पीड, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये चार्ट आप याद रखोगे तो बस बिल्कुल शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो रिवीजन के तौर पर ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखी गई है कि आपको रिवीजन करना है तो आप बहुत ही आसानी से इनका रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकी सीमाएं, ठीक है, कि जो कंप्यूटर की अभी हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, अब हमारे पास आती हैं कि कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ लिमिट्स भी हैं इनकी, ठीक है। तो वो लिमिट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर इसमें आता है कि वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस, यानी इसको वायरस से बचाना होता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचनाओं एवं निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि वायरस से खतरा होता है, तो ये इसकी एक तरह से लिमिटेशन है कि इसको वायरस से बचा कर रखना होगा। इसलिए क्या किया जाता है, एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में रखा जाता है। उसके बाद में क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, ठीक है, यानी खर्च बहुत आता है कि आपको कंप्यूटर मॉनिटर लेना है, सीपीयू लेना है, माउस लेना है, कीबोर्ड लेना है, स्पीकर लेना है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी हैं, मतलब जो भी इसके पार्ट्स हैं वो आपको लेने हैं। तो ये एक तरह से खर्चीला बन जाता है, ठीक है। फिर नो माइंड, इसके पास कोई माइंड नहीं होता, वो बात कर ली हमने कि इसके पास कोई आईक्यू नहीं होता, नो फीलिंग होती है, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो सीमाओं के अंदर, ठीक है। कांट थिंक, इस ये खुद कुछ नहीं सोचता है, जैसे हम इनपुट देते हैं और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं सोचता है। कांट डिसाइड, कुछ डिसाइड नहीं करता है, इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो ये खुद डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इसमें डिपेंड ऑन यूजर, यानी जिस प्रकार से ये यूजर पर डिपेंड है तो ये इसकी लिमिट है एक तरह से कि जो यूजर है जिस प्रकार से इसमें इनपुट देगा उस प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड है यूजर पे। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर है, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पर। अपडेट एंड अपग्रेड, इसमें रहता है कि यदि ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपडेट करना होगा, इसको अपग्रेड करना होगा, जैसे जो सब्सक्रिप्शन वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर आपको अपग्रेड करना होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके कारण जो बेरोजगारी है उसकी संभावना ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वायरस थ्रेट, वायरस आने का खतरा है, जैसे आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई सूचना आई, ठीक है, सूचना आपके पास आती है तो उसमें वायरस आने का साथ में खतरा होता है, तो वो भी एक तरह से इसमें लिमिट के अंदर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में आप याद रखने के लिए इसको रख सकते हो कि कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है वो किस प्रकार से हैं, तो रिवीजन के तौर पर आप इसको ले सकते हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताया गया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि जो कंप्यूटर का फंडामेंटल स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार से था, उसकी हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया तो उसको बोलेंगे, यानी जो हमने अभी तक कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी बेसिक है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अब आता है कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है उस पर अभी हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर डेवलपमेंट मतलब विकसित किस प्रकार से हुआ है, तो इसका विकास है वो ये इसकी हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है, देखो, कंप्यूटर का इतिहास चीन से शुरू होता है और चीन में 600 ईसा पूर्व आविष्कार हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार है वो कहाँ हुआ, चाइना में, ठीक है। और वहाँ पर किस रूप में हुआ, तो वो हुआ एबेकस, ठीक है, एबेकस के रूप में हुआ, जो आपने देखा होगा शायद, ठीक है, अभी डायग्राम से पता चल जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का विकास, ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित पहली मैकेनिकल एडिटिंग शुरू हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो
ये तो प्राचीन की बात हो गई। अब जो मॉडर्न कंप्यूटर का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, तो वो आपको याद रखना है कि ब्लेज पास्कल ये आपके थे, ठीक है। तो ये पहली मैकेनिकल एडिटिंग क्या की इन्होंने शुरू की, ठीक है। तो ये कब की इन्होंने, 1945 से पूर्व की बात है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको याद रखना है, फिर फैक्ट के रूप में डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ। तो पहले लेते हैं कि एंशियंट एरा, यानी जो प्राचीन युग था उसमें कंप्यूटर का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो देखो एबेकस, ये रहा एबेकस, ये आपने ज़रूर देखा होगा। पहले कुछ इस प्रकार से काउंटिंग हुआ करती थी। फुल फॉर्म किसकी, एबेकस की, जो आपको याद रखनी है, अबेंडेंट बीड्स एडिशन, ठीक है, एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। संसार का फर्स्ट गणना यंत्र था ये, क्या था, संसार का फर्स्ट गणना यंत्र था। और बेबीलोन में ये मिला। बेबीलोन क्या चीज़ है, सभ्यता, ठीक है, जो चीन की सभ्यता है वहाँ से ये मिला है, ठीक है। तो ये संसार का पहला गणना यंत्र था, कौन, एबेकस, ठीक है। आधुनिक एबेकस का आविष्कार किसने किया, तो टिम क्रेनमर ने किया, ठीक है। लकड़ी की फ्रेम में लगी 36 तारों के द्वारा गणना की जाती थी। ये जो आपके यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो मॉडर्न ये बोल सकते हो कि एक तरह से एबेकस है। और ये यहाँ पर बॉल टाइप में कुछ लगी हुई हैं वृत्ताकार फॉर्म में। तो इनसे क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। और ये जो अबेकस है ये किस काम में लिया जाता था, इसमें ओनली आप क्या कर सकते हो, प्लस और माइनस कर सकते हो, यानी जोड़ और घटा सकते हो, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है ये अबेकस हो गया। तो जो इंसियंट एरा है उसके अंदर कौन से कंप्यूटर हैं वो आपके सामने आए, किन कंप्यूटर का विकास हुआ, तो उनकी बात हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद में आता है नेपियर्स बोन्स। नेपियर बोन्स है, ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ इस प्रकार की ये कैलकुलेशन एक तरह से मशीन थी, कंप्यूटर थे। तो ये था सेकंड गणना यंत्र, जो कि स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने 1617 में क्या किया, इसको बनाया, ठीक है। ये क्या था, आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी या धातु से निर्मित था। ये आयताकार शेप रहती थी, ठीक है। और उसमें क्या था कि या तो छड़ होती थी ये, ठीक है, या फिर उसमें क्या लगाया जाता था, हाथी दांत या लकड़ी या धातु से इसको बनाया जाता था। मैनुअल रूप से संचालित गणना यंत्र था ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मैनुअल रूप से ये संचालित था। और इसमें क्या किया जा रहा था, तो वहाँ पर तो प्लस और माइनस किया जा रहा था। और यहाँ पर किस प्रकार की कैलकुलेशन की जा रही थी, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके बाद में आता है आपके सामने मैकेनिकल इरा, ठीक है। और मैकेनिकल इरा के अंदर क्या होता है, जो ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार के है। तो यहाँ पर आपके सामने आते हैं पास्कल लाइन, ये कंप्यूटर पहले आता है इसमें मैकेनिकल इरा के अंदर। तो ब्लेज पास्कल जो कहाँ के थे, फ्रांस के, ब्लेज पास्कल। तो इनको याद भी रखना, देखो ये नेपियर बोन्स है। तो नेपियर बोन्स जो एक तरह से कंप्यूटर था वो इसका आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने, इनके नाम पर ही रखा गया। यहाँ पर भी पास्कल लाइन है तो इसका नाम पास्कल के आधार पर रखा गया, तो ब्लेज पास्कल, ठीक है। अभी और आया था ब्लेज पास्कल, वो क्या वहाँ पर किस की बात की जा रही थी वो आप बताना। फिर यहाँ पर देखो 1942 के अंदर इसको क्या किया गया, इसकी एक तरह से खोज की गई, इसको बनाया गया। इस मशीन में कई सारे गियर और व्हील यानी जो टायर है वो थे। और 0 से 9 तक संख्याएं थी जिनको घुमाकर गणना की जाती थी। ये था आपका पास्कल लाइन, ठीक है। देखो ये थे वो गियर, ये क्या थे, गियर थे, इनको घुमाकर गणना की जाती थी। और यहाँ पर गियर थे इनमें। और ये जो आपके व्हील जो टायर के तरह आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर गियर थे, ठीक है। और इन पर यहाँ पर नोट थी
जीरो से लेकर 9 तक की संख्या, और आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है वो इनको घुमाकर की जाती थी। और कैलकुलेशन किस प्रकार की करता था, प्लस और माइनस, जोड़ना और घटाना करता था ये। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है इसी के अंदर मैकेनिकल इरा के अंदर आपके पास आता है लेबनीज कैलकुलेटर। क्या आता है, लेबनीज कैलकुलेटर। ये कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, किस, और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था जे डब्ल्यू लेबनीज ने। ठीक है, तो देखो नाम से मिल रहा है तो याद रखने में आसानी होगी। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और 1971 में इसको एक तरह से बनाया गया। फिर जोड़, यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग में प्रयोग। यानी यहाँ पर आपका प्लस, माइनस, गुणा और भाग, तीनों चारों चीज़ों में इसको प्रयोग किया गया। तो ये वर्तमान में घड़ी के स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपके जैसे गाड़ी वगैरह होती है उनमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वहाँ पर आपको देखने पर कुछ इस प्रकार की जो संरचना मिलेगी। अभी वो जैसे मॉडर्न टाइम में ये क्या हो गया है, इसको बहुत ही शॉर्ट बना दिया गया है मतलब, लेकिन वो यही यूज होता है। ठीक है, तो ये देखो इसको घुमाने वाला होता है, इसमें घुमाकर, और ये यहाँ पर कुछ हुक वगैरह लगे होते हैं और इनको घुमाकर फिर वो कैलकुलेशन की जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आता है जैकोब्स लून डिफरेंस इंजन। यानी ये एक डिफरेंस इंजन था जो हमने पढ़ा है अभी, कि इसमें आपके क्या हुआ था कि जोसेफ मेरी जैकोब फ्रांस के थे और चार्ल्स वेवेज इंग्लैंड के थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसका मतलब इसको बनाया था या इसकी खोज की थी 1801 और 1833। ठीक है, दोनों डेट अलग अलग है, यहाँ पर याद रखनी है आपको। फर्स्ट मैकेनिकल बुनाई मशीन, ये क्या थी, फर्स्ट मैकेनिकल बुनाई मशीन थी। और इनपुट यूनिट, स्टोर, मील, कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, ये इनमें प्रयोग किया गया था। ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है ये है डिफरेंस इंजन का। तो इसमें क्या बनाया गया था, इसमें इनपुट, आउटपुट और साथ में स्टोर, मील, कंट्रोल, ये यहाँ पर इसमें लगाया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्या बनाया गया था, एक मैकेनिकल बुनाई मशीन बनाई गई थी। ठीक है, जो किस में प्रयोग हुई थी, टेक्सटाइल, सभी गणितीय गणनाओं में भी थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको लाया गया। ठीक है, उसके बाद में आता है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन ये किस प्रकार की थी, तो ये देखो यहाँ पर ये टेबल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपके पास जो अभी मशीन आ रही थी उसको टेबुलेटिंग मशीन बोल दिया गया, और इसको कंप्यूटर, जो टेबल है, टेबल पर क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया। और टेबल पर इसलिए इसको टेबुलेटिंग मशीन बोला गया। देखो यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं दो मैन, और ये आपकी टेबुलेटिंग मशीन है। ये किसने डिज़ाइन किया या किसने बनाया, तो हरमन होलरिथ, जो अमेरिका के थे। डाटा पढ़ने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो पंच कार्डों का प्रयोग किया गया। और प्रयोग क्या था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया 1890 की जो जनगणना थी उसमें प्रयोग किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़, टेबुलेटिंग मशीन आपको याद रखनी है कि ये जो टेबुलेटिंग मशीन है इसका सबसे पहले प्रयोग है वो 1890 की जो जनगणना हुई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। और जो टेबुलेटिंग मशीन है इसमें पंच कार्डों का उपयोग किया गया है। इसकी मतलब ये बोल सकते हैं इसका आविष्कार किसने किया, तो हरमन होलेरिथ ने किया था, जो कि अमेरिका के थे। और कब किया, 1889 में। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है एबीसी कंप्यूटर। क्या आता है, एबीसी कंप्यूटर। तो एबीसी कंप्यूटर में एबीसी क्या चीज़ है, तो इसको बोलते हैं एटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, एटाना शॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया, तो डॉक्टर जॉन विनसेट ने किया। और कब किया, 1942 में। नॉर्मली आपको याद रखना है बस। उसके बाद में आता है मार्क फेस्ट। क्या आता है, मार्क फेस्ट।
ठीक है, ये आपका ABC कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये था आपका कुछ इस प्रकार का। फिर मार्क फेस्ट। मार्क फेस्ट क्या था? हार्वर्ड एकेन जो कि USA के थे, 1944 या इसको 1937 शुरू हो गया था, ये 1944 में बना था। ठीक है, तो मार्क फेस्ट का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड एकेन ने। विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। तो ये यहाँ पर फैक्ट आ गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखनी है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व की पहली स्वचालित मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस कौन सी थी? मार्क फेस्ट थी। आविष्कार किसने किया? हार्वर्ड एकेन ने किया। डाटा स्टोर में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा स्टोर में क्या किया गया? तो ये भी एक याद रखनी है आपको कि मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद में गणना में स्विच, यहाँ पर गणना में क्या आ गया? स्विच आ गया और काउंटर आ गया, दो चीज़ें इंक्लूड कर दी गई। तो ये आपका मार्क फेस्ट है। ठीक है, तो इसमें गणना के रूप में क्या कर दिया गया? एक तो स्विच का प्रयोग और एक काउंटर का, दो चीज़ें इसमें नहीं आ गई। और मैग्नेटिक ड्रम के रूप में काम में यहाँ पर लिया गया, जो कि डाटा स्टोर के लिए था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास आता है डिजिटल एरा, यानी जो वर्तमान समय में किस प्रकार के वर्तमान समय नहीं, जो डिजिटल एरा, यानी ये जो अभी मैकेनिकल एरा चल रहा था उसके बाद में डिजिटल एरा, उसमें किस प्रकार के कंप्यूटर आए, और जो फिलहाल चल रहे हैं वो आधुनिक एरा के अंदर, यानी वो ये बोल सकते हैं मॉडर्न एरा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो डिजिटल एरा आया है उसके अंदर किस प्रकार के कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, देखना। सबसे पहला ये यहाँ पर, अब आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाला है। ये जितने भी डिजिटल एरा के कंप्यूटर है, यहाँ से आपको 100% वन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, या तो क्या पूछा जाएगा कि ये इनकी फॉर्म, आपको फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, ये कंप्यूटर है इनकी। ठीक है, या इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको इनको समझना है ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ में। तो सबसे पहले डिजिटल एरा के अंदर जो कंप्यूटर आता है वो आता है ENIAC, ENIAC। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अभी सेम सेम यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर आएंगे तो वहाँ पर कुछ उनमें चेंजमेंट होगा फुल फॉर्म में, तो वो आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो देखो ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल, एन से हो गया न्यूमेरिकल, आई से हो गया इंटीग्रेटर, एंड ए से हो गया एंड, और सी से हो गया कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में आता है कि अब इसके बारे में ये है कि जो ENIAC है इसका आविष्कार किसने किया? तो JP एकर्ड एंड मोसले थे, उन्होंने किया। कब किया? 1946 में किया। ये थी फर्स्ट पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। क्या था? फर्स्ट क्या था? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था। आपके सामने इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा था। ठीक है, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स, क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, जो कि हम अभी जो जनरेशन आएंगी कंप्यूटर की उनमें डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब है इसमें प्रयोग किया गया। तोफ खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था, यानी इसका वर्क क्या था कि ये तोफ खाने की जो फायरिंग टेबल थी ना उसको कैलकुलेट करता है, था कि ये मतलब जो तोप है वो किस स्पीड से जा रही है। तो ये मतलब काम में लिया गया था। ये बोल सकते हो कि जो USA की जो आर्मी है उसके लिए खासकर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो 1 सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेट उस समय का सबसे तेज था ये। क्या था? उस समय का सबसे तेज कैलकुलेट करने वाला ये एक तरह से कंप्यूटर था। स्टोरेज नहीं था इसमें, ये इसकी कमी थी कि इसमें स्टोरेज नहीं था, ये ओनली कैलकुलेट कर सकता था। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता था। ठीक है, ENIAC। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो कंप्यूटर आता है वो आता है आपके सामने EDVAC। क्या आता है? EDVAC। और EDVAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से डी का मतलब क्या हो गया? देखो,
इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब इसमें ए का मतलब है इलेक्ट्रिकल और इसमें ए का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से इनको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवेक, तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका आविष्कार किसने किया, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया और साथ में कौन थे, जेपी एकर्ड। ठीक है, और कब किया, 1944 से 48 के बीच में इसको बनाया गया। ठीक है, एनियक से अलग क्यों था ये, क्योंकि इसमें बाइनरी का काम मतलब होता था, इसमें बाइनरी से काम हो रहा था। ठीक है, इसलिए ये एनियक से अलग था। ठीक है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी इसमें स्टोरेज की भी क्षमता आ गई थी, इसलिए उससे मतलब अच्छा बन गया, एक तरह से ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से वो कंप्यूटर दिखते थे आपके सामने, देखो यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है एडसेक। ठीक है, ये जो इसकी फुल फॉर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो ये दोनों इसमें आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें डी का मतलब है डिस्क्रीट और इसमें डी का मतलब है डिले। फिर उसके बाद में क्या आता है एससी और एसी, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी जो डिफरेंस है वो इन दोनों का है। डिले स्टोरेज है इसमें और इसमें क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो एडसेक था उसमें उसका आविष्कार किसने किया था, मॉरिस विल्कीज, जो इंग्लैंड के थे। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इन्होंने क्या कर दिया था, एडसेक का आविष्कार कर दिया था। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता था। ठीक है, ये कंप्यूटर यहाँ पर रखे हुए। दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का उपयोग करता था। ठीक है, इसमें किस प्रकार का प्रोग्राम काम में लिया जा रहा था, संग्रहित रूप से। ठीक है, मेमोरी में डाटा और निर्देशों को स्टोर करने की क्षमता इसमें भी थी, स्टोरेज की क्षमता इसमें भी थी और स्टोरेज की क्षमता इसमें भी थी, लेकिन ये क्या था, संग्रहित प्रोग्राम का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, और वो भी क्या था, दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का प्रयोग कर रहा था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आता है यूनिवेक। क्या आता है, यूनिवेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये एसी आपका वही सेम है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में यू एन आई वी ये यूनिवर्सल का यहाँ से लिया गया। ठीक है, इसका जो आविष्कार है वो जेपी एकर्ड व जॉन मोस्ले ने किया था। ठीक है, एकर्ड उसमें भी आया था, ठीक है, एडवेक में, और इसमें भी है। तो आपको वहाँ पर याद रखना है कि कौन में ये किसी में सिमिलर आ रहे हैं, तो उन कौन कौन से में सिमिलर आ रहे हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करके फिर अलग से याद कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यह कंप्यूटर था जो पहला सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर था। तो अब आपको पूछा जाए कि पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर वो कौन सा था, तो यूनिवेक वो कंप्यूटर था। ठीक है, और इसमें इनपुट के साथ आउटपुट में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसमें जो जो इनपुट के साथ में आउटपुट में जो चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था वो किस कंप्यूटर में किया गया था, तो वो यूनिवेक में किया गया था। ठीक है, यूनिवेक जो कंप्यूटर था वो कुछ इस प्रकार से था जिसपे इस प्रकार से बैठकर आसानी से कैलकुलेशन की जा सकती थी। तो आप धीरे धीरे देख रहे होगे कि फिर देखो ये कंप्यूटर आ गया जो IBM द्वारा बनाया गया था, IBM 650 कंप्यूटर, जो कि 1953 में बनाया गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशली करेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। यानी जो IBM 650 था, यह कंप्यूटर क्या करता था, जो इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशल करेक्टर थे उनको 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, ये कुछ आपका कंप्यूटर था IBM। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको जूम करके और भी आसानी से देख सकते हो। ठीक है, यह आपका था IBM।
ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कंप्यूटर हैं उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो साइज है वो डिक्रीज किया जा रहा है। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना बड़ा कंप्यूटर था, उसके बाद में ये थोड़ा उसको छोटा बनाया गया, और छोटा किया गया, और छोटा किया गया, और यहाँ पर किया गया। तो धीरे धीरे जो वर्तमान समय में कंप्यूटर एक तरह से स्मार्टफोन आ गए हैं, तो वो इसी प्रकार से कन्वर्ट होकर आए हैं। तो ये आपका जो पहले बड़े थे, तो हमने जो विशेषताओं के अंदर पढ़ा है और इसके जो लिमिटेशन के अंदर पढ़ा है, तो वहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो कंप्यूटर हैं धीरे धीरे जैसे वो स्थान अधिक घेर रहे थे, जिनके कारण और साथ में अधिक बड़े थे, तो उनका जो मतलब खर्चीले भी अधिक थे। ठीक है, यानी पैसा वगैरह उनका अधिक लेना देना होता था। इसलिए यहाँ पर क्या था कि इनको धीरे धीरे छोटा बना दिया गया। ठीक है, ताकि यूज़ करने में बहुत आसानी हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में कि जो IBM हमारे पास वर्ड आया है अभी, जो IBM 650 कंप्यूटर था, उसमें जो IBM कंपनी है, ये IBM 650 है, ये IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो IBM कंपनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉर्मली बेसिक के रूप में। तो जो IBM है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है। कब स्थापना हुई इसकी, 16 जून 1961 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है, USA में। ठीक है, और आविष्कार किसने किया, थॉमस जे वाटसन ने। ठीक है, आविष्कारक जो IBM के थे वो थॉमस जे वाटसन थे। 1911 में CTRC, यानी सबसे पहले 1911 में जो CTRC यानी कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, यानी इसका जो नाम था वो CTRC था। ठीक है, 1911 में। उसके बाद में ये IBM बनी थी, ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी, और 1911 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था CTRC। ठीक है, और इंडिया में आती है कब, 1951 में। ठीक है, एलन ट्यूरिंग कौन थे, तो ये आधुनिक कंप्यूटर का जनक इसको कहा जाता है। ट्यूरिंग मशीन का इन्होंने आविष्कार किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं वो किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, ये दूसरे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक इनको माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो IC अभी आगे आएगा कि IC क्या चीज़ है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि IC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 1958 में जे किल्वी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। इसके आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी एवं हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, माइक्रोचिप बोला जाता है। ठीक है, तो माइक्रोचिप आपको बोला जाए या फिर IC बोला जाए, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो IC है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिकॉन की, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, से बनी होती है। और वर्तमान समय में ये जर्मेनियम, ठीक है, इसकी भी बनाई जा रही है, लेकिन पहले किसकी बनी होती थी, सिलिकॉन की ओनली। लेकिन वर्तमान समय में ये जर्मेनियम की भी बनाई जा रही है। ये भी एक तरह से क्या है, सेमीकंडक्टर ही है। ठीक है, तो IC के बारे में आपको ये याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो IC है वो किसकी बनी होती है, तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आता है कि जो प्रोसेसर है ये क्या चीज़ होती है, तो ये इस प्रकार से चिप होती है। ठीक है, देख सकते हो आप आसानी से, प्रोसेसर या प्रोग्रामेबल चिप। इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड होफ ने छोटे प्रोसेसर अर्थात प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार 1971 में किया। ठीक है, तो ये इंटेल 4004 का आविष्कार कंप्यूटर चिप थी, ये कब किया, 1971 में किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप थी ये इंटेल 4004। ठीक है, उसके बाद में जो कि इस प्रकार से दिखती थी।
भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था? तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर है वो शक्ति था। कौन था? शक्ति था पहला प्रोसेसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ वो प्रोसेसर आते हैं, चिप आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद ध्यान में रखनी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास आती हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने नोट्स को प्रिपेयर किया है और यहाँ पर आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल है वो हमने यहाँ पर लिया है। और साथ में जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वन डे, उनको ध्यान में रखते हुए, और साथ में ये बोल सकते हो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से ये चीज़ें आपके सामने रहने वाली हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका ये जो भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।